उसी हेमराज मर्डर मिस्ट्री इंडिया के सबसे मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री में से एक है। इस केस के बारे में आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। इस केस में इतनी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न है कि ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि मर्डर किसने और क्यों किया। इस केस को भले ही कई साल हो गए हो, पर अभी तक असली दोषी का पता नहीं चला है। तो आइए जानते हैं आरुषि की पूरी कहानी। आरुषि का जन्म दिल्ली में हुआ था और वो राजेश तलवार और नुपुर तलवार की एकलौती बेटी थी। आरुषि के घर में उसके माता पिता और एक स्टे होम वर्कर हेमराज रहता था। हर दिन की तरह 16 मई को भारती मंडल जो रोज 6 बजे आती थी घर की सफाई के लिए, और जब भी आती दरवाजा हमेशा हेमराज खोलता था। पर उस दिन 2 बार बेल बजाने पर भी जब दरवाजा न खुला तो भारती ने खुद से खोलने की कोशिश की। तब तक नुपुर आ जाती है। नुपुर मेन डोर खोलती है पर मिड डोर नहीं खोल पाती है। वो भारती से बोलती है दरवाजा बाहर से बंद है, और भारती को वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि शायद हेमराज दूध लेने के लिए बाहर गया था। पर भारती को दूसरे घर भी जाना था काम करने के लिए, इसलिए वो नुपुर से घर की चाबी को बालकनी की तरफ फेंकने को बोलती है ताकि वो चाबी के थ्रू ही दरवाजा खोल सके। भारती जब वापस आती है तो उसे राजेश तलवार और नुपुर तलवार के रोने की आवाज आरुषि के रूम से सुनाई देती है। जब भारती रूम में जाती है तो देखकर एकदम दंग हो जाती है क्योंकि आरुषि के कमरे में आरुषि अपने बेड पे खून से लथपथ पड़ी थी। नुपुर भारती से बोलती है कि देख भारती, हेमराज क्या करके भाग गया। फिर जब पुलिस भी आते हैं तो राजेश तलवार उन्हें बोलते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असली दोषी हेमराज है जिसे पकड़ने के लिए राजेश तलवार 35,000 भी देते हैं। बाद में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि किस तरह राजेश तलवार हेमराज को दोषी मानकर स्टोरी को प्रमोट कर रहे थे। राजेश और नुपुर तलवार के अनुसार उन्होंने रात को मर्डर की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, जबकि दोनों का कमरा काफ़ी पास था। आवाज़ न सुनने के कारण उन्होंने बताया कि दरवाज़ा बंद था और एसी से भी काफ़ी आवाज़ आती थी। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होता है तो पुलिस छोटे छोटे क्लू को जोड़कर अनुमान लगाते हैं कि आखिर उस रात को क्या हो सकता था। जिस रात आरुषि का खून हुआ था उसका दोस्त अनमोल लैंडलाइन पे कॉल किया था क्योंकि आरुषि का फ़ोन बंद बता रहा था। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि आरुषि हमेशा देर तक जगी रहती थी और अपने दोस्तों से बात करती थी। बाद में आरुषि का फ़ोन नोएडा के रोड साइड पे मिलता है और फ़ोन की मेमोरी पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी होती है। सीबीआई के अनुसार मर्डर वाली रात को तलवार 9:30 बजे तक काम से आ जाते हैं। फिर सबने मिलकर डिनर किया था। रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर मिसेस तलवार ने आरुषि को सोने से पहले एक कैमरा गिफ्ट किया था एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट। कुछ फैमिली फोटोज लेने के बाद से दोनों सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। जहां राजेश तलवार को कुछ काम था तो काम करने के लिए नुपुर तलवार से बोलते हैं कि राउटर को ऑन कर दो। ऑन करने के लिए नुपुर तलवार आरुषि के रूम में जाती है करीब 11 बजे। उस टाइम पे आरुषि जगी थी और बुक रीड कर रही थी। राजेश करीब 11:30 बजे तक काम करते हैं और ऐसा माना जाता है कि मर्डर वाली रात राजेश तलवार काफ़ी देर तक जगे हुए थे। मर्डर का अनुमान रात को 12 बजे से 1 के बीच माना जाता है, पर रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 3:30 बजे भी किसी ने आरुषि के कमरे में जाकर उस राउटर को बंद किया था। अगले दिन नुपुर को अपार्टमेंट और छत की चाबी हेमराज के रूम में मिलती है और आरुषि के रूम की चाबी लिविंग रूम में, जबकि दरवाज़ा तो बाहर से बंद था और इसकी कोई और चाबी भी नहीं थी। 16 मई की सुबह जब परिवार से मिलने के लिए परिजन आते हैं तो उन्हें कुछ खून के निशान दरवाजे पे और कुछ खून के धब्बे जो छत की ओर जा रहे थे ये दिखा, तो पुलिस को बताते हैं। पुलिस छत की चाबी मांगती है तो राजेश रूम में जाते हैं। कुछ समय बाद बाहर आकर के बोलते हैं कि चाबी नहीं है। जब पुलिस को चाबी नहीं मिलती तो वो अगले दिन 17 मई को लॉक तोड़कर छत पर जाते हैं। वहाँ उन्हें हेमराज की बॉडी मिलती है। हेमराज पर भी सेम वही निशान थे जो आरुषि की बॉडी पे थे। अब नई एक्सप्लेनेशन के अनुसार हेमराज की बॉडी को बेडशीट से कवर करके छत पे लाया गया था और फिर खूनी ने दरवाज़ा बंद कर अपार्टमेंट में जाकर विस्की पिया था, क्योंकि विस्की की बोतल पे आरुषि और हेमराज दोनों के खून के निशान थे। हालांकि पुलिस ने बोतल को सैंपल नहीं लिया था और ना ही क्राइम सीन को सील किया था। बाद में तलवार ने अपार्टमेंट को डिटर्जेंट और सैनिटाइजर से साफ कर दिया था, जिससे सारे एविडेंस मिट जाते हैं। जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट बनाई जाती है, इस दौरान राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार और दिनेश तलवार के दोस्त सुनील चौधरी, जो एक रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, और एक अननोन इंसान आपस में लगातार बात कर रहे थे। रिपोर्ट की बात माना जाए तो ये रिपोर्ट्स में रेप के एविडेंस को रिमूव करने के लिए कर रहे थे। अगर सीबीआई क्वेरी के हिसाब से बात की जाए तो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजेश तलवार ने दोनों को इसलिए मारा होगा क्योंकि वो शायद उन्हें एक साथ देख लिए थे और राजेश नहीं चाहते थे इस बात का जिक्र रिपोर्ट में हो। पर जब से हेमराज की बॉडी मिली थी तब से पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट मिस्टर मिसेस तलवार थे, क्योंकि केवल इन्हें ही पता था कि घर में शराब कहाँ होती है, चाबियाँ कहाँ होती है, और क्राइम प्लेस में सबसे पहले यही पाए गए थे। और एक्सपर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो आरुषि का मर्डर आरुषि का करीब ही कर सकता था।
तो पुलिस राजेश तलवार को 23 मई को अरेस्ट करती है। अब एक और नई थ्योरी आती है जिसके हिसाब से राजेश तलवार का शायद कोई एक्सटर्नल अफेयर था, जिसके बारे में आरुषि को पता चल गया था और हेमराज उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इस इल्ज़ाम को दोनों तलवार बहुत गंभीरता से लेते हैं और जवाब में वो बोलते हैं कि पुलिस हमें इस मामले में इसलिए फंसा रही है क्योंकि पुलिस ने सीबीआई को केस देने से पहले अपनी गलत इन्वेस्टिगेशन को दबाना चाहते हैं। शुरुआत में सीबीआई दोनों पेरेंट्स को जाने देते हैं और अब एक नई थ्योरी के अनुसार अब नए सस्पेक्ट थे कृष्णा, राजकुमार और विजय। सीबीआई के लिए यह साफ था कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है क्योंकि एंट्री पर कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रही है और जो भी खूनी है उसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। सीबीआई ने तीनों पर इन्वेस्टिगेशन किया पर एविडेंस की कमी के कारण तीनों को छोड़ दिया गया। हालांकि हर कोई इस बात से हैरान था कि खूनी ने बॉडी को छत पर क्यों छोड़ा। फिर सीबीआई ने यह अनुमान लगाया कि खूनी ने सोचा होगा कि पहले आरुषि पे सारा सबका ध्यान जाएगा और फिर जब आरुषि से ध्यान जब सबका हटेगा तो हम बाद में इस बॉडी को डिपोज कर देंगे। लेकिन ये केस मीडिया और आम जनता के बीच में इतना ज़्यादा चर्चित बन गया कि पुलिस और मीडिया उस घर को एक बार भी नहीं छोड़ रही थी और इसीलिए खूनी को शायद मौका ना मिला हो बॉडी को बाद में डिस्पोज करने के। सस्पेक्ट थे आरुषि के पेरेंट्स, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले एविडेंस के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हुआ था। 2010 में क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए सीबीआई ने इस केस को दूसरी टीम को दे दिया। हालांकि सीबीआई के पास अब केवल राजेश तलवार थे सस्पेक्ट के तौर पे और उन पर भी कोई चार्ज नहीं लगाया गया क्योंकि एविडेंस की कमी थी। पर 2011 में सीबीआई जब इस केस को दोबारा से ओपन करती है तो इस बार सस्पेक्ट के तौर में राजेश तलवार के साथ साथ नुपुर तलवार भी थी। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में तलवार को दोषी माना और तलवार ने इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन डाला तो वो डिनाई कर दिया जाता है। अब उन्हें दोषी माने जाने लगा था। ट्रायल 11 मई 2013 में शुरू होता है और कई सालों के ट्रायल के बाद से उन्हें लाइफ टाइम सेंटेंस दे दिया जाता है नवंबर 2013 में। पर 2017 में इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से एक और आता है फैसला जिसमें उन दोनों को निर्दोष बोला जाता है क्योंकि दोनों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, बस एक एजम्पशन और प्रेडिक्शंस थे। हालांकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के जजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है तो देखते हैं इस केस के खिलाफ क्या फैसला आता है और क्या आरुषि के दोषी को भी पकड़ा जाता है। नए वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।